नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज 23 दिसंबर है, यानी कि 22 दिसंबर के बाद का अगला दिन है। आज 23 दिसंबर है, यानी 22 दिसंबर के बाद का अगला दिन है। अब अगर हम लोग 23 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 23 दिसंबर की तो बात नहीं करेंगे, बात तो 22 की ही करेंगे। यानी जो कल आपका पीसीएस प्री का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया गया जो पीसीएस प्री का पेपर था, जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं भी दिया होगा, और लेकिन देखा जरूर होगा जिनका भी थोड़ा बहुत लगाव झुकाव या इस क्षेत्र से है, तो पेपर देखा भी होगा। पेपर देखने के बाद वो तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। जैसे ही जीएस 1 का पेपर हुआ और प्रतिक्रिया जो रिएक्शंस आए वो जीएस के पेपर 1 को ही लेकर आए। अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया, जिनमें से एक कॉमन चीज़ निकल कर आई, ये तो यूपी पीसीएस ने यूपी पीसीएस में से कुछ शब्दों को हटाया और कुछ शब्दों को हटाकर इन्होंने इसको यूपीएससी कर दिया। पेपर का जो स्टैंडर्ड किया वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का कर दिया। ये प्रतिक्रिया कोई गलत भी नहीं थी, क्योंकि अब तक की बात करें तो यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ करता था, जो पेपर लेने का तरीका था, जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, उनका तरीका यूपीएससी जैसा नहीं था। हाँ, ये बात सच है कि अदर स्टेट पीसीएस की अपेक्षा स्टैंडर्ड यूपी पीसीएस का थोड़ा ज़्यादा रहता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एकदम यूपीएससी जैसा ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कल का पेपर, एक जनरल बात करूं, एक सामान्य तौर पर बात करूं, तो कल के पेपर के लिए जो एक सबसे मिला जुलाकर जो एक प्रतिक्रिया आ रही है कि पेपर कठिन था, पेपर मुश्किल भरा था, टाइम टेकिंग था, समय भी ले रहा था, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल और स्टेटमेंट इतने पास के रखे गए थे कि ऐसा सोचा ही नहीं गया था कि इतना पास का स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा। और चूंकि जब हम तैयारी करते हैं तो एक दिमागी तौर पर कुछ चीज़ों को लेकर चलते हैं। यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो पुराना ट्रेंड ये है कि ये हो जाएगा, और यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो उनका तरीका ये है तो उस तरह से पढ़ा जाएगा। तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो हम एग्ज़ाम के तरीके से करते हैं। वो एग्ज़ाम के तरीके से जब करते हैं तो कई बार, जैसे इस बार आपके आयोग ने इस बार आपको एक जिसे कहते नहीं है खेल कर देना, इस बार आयोग ने खेल कर दिया कि अच्छा चलो भाई इस बार हम खेल करते हैं। और खेल करने का देखिए एक मौका भी मिल गया। पेपर लगातार टलता चला गया, पेपर टला भी तो कुछ लोगों का, अब देखिए मैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया और दे दूं आपको कि ये पेपर जो बना, ये पेपर जानबूझकर बनाया गया है। और जानबूझकर मतलब ये कि बच्चों ने बड़ा उपद्रव काटा था कि पेपर लीक हो गया और नॉर्मलाइजेशन और पेपर टाल रहे हैं। तो सरकार जो गुस्से में थी, तो गुस्से में आ चुकी सरकार ने अब कहा कि काम करो, जरा इन लोगों को इनकी औकात दिखाओ, स्टूडेंट को इनकी औकात दिखाओ, और कुछ ऐसा पेपर सेट करा दिया जिससे बच्चों को अब उनकी औकात पता चल गई। क्योंकि आमतौर पर ऐसा यूपी पीसीएस का पेपर आता नहीं है। अब ये पैटर्न अगले वर्षों में चलेगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगले साल क्या किया जाएगा? क्या इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा या अपना पुराना तरीका वापस आ जाएगा? अब ये तो सरकार के ऊपर है, ये आयोग के ऊपर है कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। चलिए, तो पेपर लेंदी था, मुश्किल भरा था। और अगर मैं आपकी नहीं अपनी बात करूं कि अगर मैं इस पेपर को देने जाता और मैं इस पेपर को देता तो मेरे लिए भी ये पेपर, देखिए होता क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर का जो एक अलग वहाँ का एक देखिए माहौल ही अलग होता है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर होते हैं, सड़क पर होते हैं, किसी कमरे में बैठे होते हैं, पेपर को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कई बार हम लोग, होता नहीं एक समय मिलता है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, एग्जामिनेशन हॉल में वो एक अलग प्रेशर ही रहता है। और उस प्रेशर में अगर ऐसा पेपर आ जाए जिसको कि
मैं भी कहूँगा कि पेपर कठिन था, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर कठिन था और बहुत ही कायदे से बनाया गया पेपर था, ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि आपके पढ़ाई लिखाई के तरीके गलत हैं या सही हैं, या गलत सही तरीकों में सुधार करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गलत था, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सही था, सुधार की आवश्यकता है, ये बात तो निश्चित हो गई है। दूसरा कि गुस्से से भरी हुई सरकार, अगर गुस्से का परिणाम था ये पेपर, तो हो सकता हो अगले साल जो 2025 में पेपर होगा आप लोगों का, जिसका भी फिलहाल कैलेंडर तो नहीं आया लेकिन आ ही जाएगा, तो जो आपका जो अगला पेपर होगा मई, संभवतः मई जून में, तो वहाँ तक की अगर बात करें तो आप एक बात मान कर चलिएगा कि अब आप लोगों को इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़कर हम लोग क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है और आगे किस तरह से करना है उस पर भी हम लोग चलेंगे कि अब क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें कर लूँ। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने जब GS1 का पेपर दिया होगा, GS2 तो अपेक्षाकृत ईजी था, इसलिए GS2 को लेकर दिक्कतें नहीं थी, लेकिन GS1 में मैं जो मान कर चल रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है, अगर मैं स्टूडेंट की तरह से मैं बात करूँ और मैं एक स्टूडेंट होकर ही पेपर देखूँ, तो संभवतः पेपर देने के बाद पेपर बंद कर दिया, पेपर बंद करके घर आ गए, घर पर आ गए तो पेपर को एक कोने में रख दिया, मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो जो कर लिया सो कर लिया, जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कुछ कर सकते नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें, तो अब छोड़ो, जाने दो। अब जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा पेपर जब होता है तो आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो आपका इस तरह की हरकत करते हैं, और कोई गलत बात भी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो ही जाता है। तो फिलहाल अब आप देखिए, पहला अब आपको करना क्या है। देखिए पेपर जो आपको करना था वो आपने कर लिया, आयोग को जो करना था आयोग ने कर लिया। अब उसमें न कुछ आयोग फेरबदल कर सकता है, ना आप फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने कर दिया वो तो कर दिया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब अगर नहीं हो सकता उसमें कुछ, तो अब उसके आगे बढ़ा जाए। जो बीत गया सो बीत गया। 22 दिसंबर 2024 की तिथि बीत गई, अब ये तिथि वापस नहीं आएगी कि अगले साल बाद भी 22 दिसंबर 2024 ही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगले साल 22 दिसंबर आएगा, उसके भी अगले साल 22 दिसंबर आएगा, लेकिन 24 नहीं होगा, 25 होगा, 26 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 40 होगा, लेकिन 24 तो नहीं आएगा। तो जो बीत गया सो बीत गया, उसको कर दीजिए नमस्ते, उसको कर दीजिए सलाम। हाँ, एक बात जरूर जान लीजिए, सीखिएगा, सीखिएगा, देखिएगा कि हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे अब ये लगने लगा कि पेपर टफ था। पेपर वैसे मैं बताऊं, मैं बीइंग अ टीचर मैं बात करूं तो पेपर टफ तो नहीं था, पेपर टफ तो नहीं था। हाँ ये है कि देखिए PCS की जब बच्चे तैयारी करते हैं तो अमूमन करते क्या है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, बच्चों ने मुझसे पूछा सर वो घटना चक्र से पढ़ लें, सर वो लूसेंट से पढ़ लें, और मैंने कई बार आप लोगों को टोका, कई बार आप लोगों को बताया है। वो एक अलग बात है कि आप लोगों को कई और लोगों ने भी बताया है, मेरे अलावा भी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो बताया, PCS घटना चक्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, काम खत्म। ठीक, अधिकतर लोगों ने घटना चक्र उठाई और उसी हिसाब से पढ़ने का काम कर दिया। बहुत सारे लोगों ने लूसेंट उठाया, पढ़ने का काम कर दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला, पेपर टफ हो गया। पेपर के टफ होने का जो कारण बना, वो कारण ये बना कि जो एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, वो नहीं किया। अगर ये किया होता तो काम बन जाता। और ये कब कर पाएंगे आप, निश्चित तौर पर घटना चक्र जैसी किताबों को पढ़ करके, लूसेंट जैसी किताबों को पढ़ करके आप एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब से जो बीत गया सो बीत गया, उसको सहर्ष प्रणाम कर लीजिए कि आपसे सिलेक्शन मिले या ना मिले वो बात दूसरी होगी, लेकिन प्रणाम इस बात के लिए करिए कि आप इस बार की परीक्षा से एक शिक्षा तो मिली कि अब हमको क्या करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला काम तो आप सब लोग ये करिए, पहला काम अब क्या करना है, अब ये करना है कि अगले 2-3 दिन, अब आज 23 तारीख हो ही गई है,
2 दिन बाद जो आपका 25 दिसंबर आ जाएगा, फिर उधर न्यू ईयर भी आ जाएगा। तो अब आप लोग अपना जो 25 दिसंबर, कुछ लोग क्रिसमस डे मना लेंगे, कुछ लोग उसको तुलसी दिवस मना लेंगे, कुछ लोग उसको कोई और दिवस मनाएंगे। आप किसी भी रूप से दिवस मना लीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो अभी काम करिए, कुछ समय के लिए, अगले 2-4-10 दिनों के लिए अब आप सब लोग कर दीजिए किताबें बंद। आप सब लोग कर दीजिए किताबें बंद, किताबें बंद कर दीजिए। हो सके तो अगर आप घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में या रूम वगैरह लेकर के, तो अगले 2-4 दिनों के लिए आप अपने घर की ओर चले जाइए। पापा मम्मी से मुलाकात करिए। सवाल वहाँ भी पूछा जाएगा, पेपर कैसा हुआ, डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप वहाँ पर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि पेपर तो अच्छा नहीं हो पाया। जिनका नहीं हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनका अच्छा हुआ है, ठीक, जिनका अच्छा हुआ है तो अलग बात है, ठीक है। तो जिनका अच्छा हुआ वो भी कुछ समय के लिए किताबें बंद कर दें, टेंशन फ्री हो जाए, थोड़ा सा दिमागी तौर पर अपने आप को फ्री रखें, घूम टहल लें। ये 2-4 दिन है, न्यू ईयर श्यू ईयर मना लीजिए, कायदे से मना लीजिए, अच्छे से मना लीजिए। और फिर उसके बाद जिनको लगता है कि मैं अब ये तय कैसे होगा, ये तय कैसे होगा कि कितने पर कट ऑफ क्या जानी है। वैसे तो कट ऑफ के बारे में मैं कोई दावा नहीं करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने देखा, कल मैं भी देख रहा था, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे जो है नहीं, अलग अलग चैनल्स वो चला रहे थे, ये कट ऑफ जाएगा, खूब चिल्ला रहे थे। देखा, मैंने पढ़ाया था, ये आ गया, वो आ गया, सब दावा कर रहे थे, हमने जो पढ़ाया था ना सब आया। क्या बात है। और सबसे मज़ेदार बात बता दें, कल जो आंसर शीट कई सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको दिए गए हैं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, बहुत गलतियां हैं। जो पढ़ाने वाले टीचर रहे, जिन्होंने आंसर किया, उन्होंने बहुत सारे सवालों का बिल्कुल गलत आंसर दिया है। मैं इस बात को बड़े आराम से कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो उन लोगों के एक्सप्लेनेशन अलग अलग चैनल पर बैठ के देख रहा था। अच्छा, ये क्या दे रहे हैं इस सवाल का जवाब, ये क्या दे रहे हैं इस सवाल का जवाब, ये क्या दे रहे हैं इस सवाल का जवाब। मज़ेदार बात ये है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि देखा, मैंने पढ़ाया था आ गया, मैंने पढ़ाया था आ गया, मैंने पढ़ाया था आ गया, लेकिन वो खुद ही गलत आंसर दे रहे थे। इसलिए उन दिए गए आंसरों से आप अपनी कॉपी को, अपने आंसर को मत चेक करिएगा। 2-3 हफ्ते भर के अंदर आप लोगों का, यानी नया साल आते आते आयोग अपना आंसर शीट निकाल देगा, यानी आपको क्वेश्चन का आंसर दे देगा, उससे मिला लीजिएगा। जब आप आयोग के दिए गए आंसर शीट से अपना मिलाएंगे, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों ने GS1 में 70 से ऊपर, 70 मिनिमम, 70 प्लस 70 सवाल, 70 का मतलब है 150 सवाल आए थे, उनमें से अगर आपने 70 सवाल सही किए हैं, सही की बात कर रहा हूं मैं, सही 70 प्लस में अगर आप लोगों का सही आंसर होगा, तब आप मान के चलिए आपको मेंस मिलने जा रहा है। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे तुर्रम खां लोग मिलें, बता भी दें आपको कि वो 100 मेरे सही हैं, कोई आपको और भी बता दे, है ना। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, एग्जामिनेशन सेंटर में भी मिलते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 100 के ऊपर बहुत विरले टाइप के बच्चे होंगे जिनका सही हुआ होगा, अदरवाइज 100 के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि करंट अफेयर भी इस बार इतना डेप्थ में जाकर पूछ लिया है कि साहब, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के सवालों के जवाब दे पाने तो अपने आप में मुश्किल भरे थे। इसलिए 100 प्लस में तो कोई नहीं रहने वाला है, 70 प्लस आप मान के चलिए एक सेफ आपका बनेगा। तो 70 और उससे ऊपर जिनका जिनका सही है, जिन्होंने 70 सवाल सही कर दिए हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, तो अब मैं दोनों लकीरों को लेकर चल रहा हूं, दोनों लाइनों को लेकर चल रहा हूं कि वो बच्चे जिनको लग रहा है कि उनके 70 से कम सही हैं, यानी कि उनको अब अगली परीक्षा देनी है प्री के लिए, वो क्या करेंगे, प्लस मेंस जो देने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, दोनों लोगों के लिए। तो दोनों लोगों के लिए पहला और एक कॉमन काम करना है, वो ये कि आपको NCERT किताबें उठानी है, NCERT की किताबों को पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ और बहुत बार बता चुका हूँ। वो एक अलग विषय है कि भाई आप सभी लोग बड़े हैं तो विद्वान हैं अपने आप में, तो आपको लगता होगा अरे चलो छोड़ जाने दो, कहने दो सर को। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, NCERT की किताब उठाइए,
एनसीईआरटी की अगर पुरानी वाली किताब मिल जाए, जो 15-20 साल पुरानी वाली किताब है, 11वीं-12वीं वाली, अगर वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार किताब है। वो अगर मिल जाती है पुरानी एनसीईआरटी, कम से कम 15 साल पुरानी वाली, अगर वो आपको मिल जाए तो उससे बढ़िया एनसीईआरटी कोई किताब नहीं है। और फिर मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा पेपर सेट ही एनसीईआरटी से हुआ है। ये पूरा का पूरा पेपर, करंट अफेयर को कुछ देर के लिए हटा दीजिएगा, तो पूरा का पूरा पेपर सेट ही हुआ है एनसीईआरटी को लेकर के, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर अब आपको उठाना है एनसीईआरटी, उठाना है एनसीईआरटी को पढ़ना है, एक काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो प्री दे रहे हैं और जो मेंस देने वाले हैं, दोनों के लिए आप लोग 2-3-4 दिन को छुट्टी ले लो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, किताब बंद कर दो, एकदम दिमाग को खाली कर दो, दिमाग को खाली कर दो। मैंने क्या पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ भी नहीं है। अब आप एकदम बिल्कुल फ्रेश नई तैयारी करिएगा, बिल्कुल ताज़ा तरीन तैयारी करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा। और प्री के बच्चे भी और मेंस के बच्चे भी, दोनों लोग एक काम करेंगे, और वो काम ये होगा कि रोज डेली बेसिस पर रोज आपको कम से कम 30 से 35 पन्ने लिखने हैं। 30 से 35 पन्ने लिखने हैं, वो चाहे प्री का बच्चा हो, चाहे वो मेंस का बच्चा हो। क्योंकि बहुत बार समस्या आती है, सर लिखें क्या, लिखने में समझ में ही नहीं आता है। कुछ नहीं लिखना है। अब आप कुछ भी इशू उठा लो, आजकल के दौर का कोई भी इशू उठा लो और उस पर अपने विचारों को व्यक्त करो, ठीक है। कुछ भी इशू उठा लो और अपने विचारों को व्यक्त करो, ठीक है। धार्मिक सद्भाव, आजकल बड़ा मामला चल रहा है धर्म को लेकर के। तो धार्मिक सद्भाव क्या भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए एक जरूरी कदम है? क्या भारत के जो धार्मिक सद्भाव है, ये भारत के विकास के लिए एक कह सकते हैं कि एक प्रमुख हिस्सा बनेगा? ऐसे विषय उठा लो, इस विषय को पढ़ना शुरू कर दो। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाइए। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, जिसे एआई कहा जाता है, एआई की वजह से बेरोजगारी बढ़ने जा रही है, या एआई की वजह से हमको अपने जीवन के तरीकों को बदलना पड़ेगा? तो आप कुछ उस पर लिखिए, है ना। इस तरह से कुछ विषय चुन लीजिए। उन विषयों को किसी के ऊपर मत लें कि सर आप बताओ, आप एक फुल आंसर दे दो, आप ये क्वेश्चन दे दो, आप ऐसा कर दो। कुछ नहीं, आप अपने आप से करिएगा, अपने आप से टॉपिक चुनिए, अपने आप से क्वेश्चन चुनिए, उस पर लिखिए, ठीक है। और 2-3 विषय लेकर ध्यान रखिएगा, रोज करीब करीब 30 पन्ने आप रोज लिखने की आदत डालिए। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा होगा आपका एनालिटिकल अप्रोच बढ़ेगा, आपके पास शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि एआई की वजह से, मैं एक और बात करूं कि मैंने बहुत बच्चों में देखा, एआई का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चों की लिखने की शैली खत्म होती जा रही है, उनके पास शब्द कम होते जा रहे हैं, वो अपनी बातों को शब्दों में व्याख्या कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये समस्या है, ये समस्या का परिणाम ये रिजल्ट आपको ये पेपर दिखाई पड़ रहा है। इस अगर पेपर को आप लोगों ने किताब से पढ़ा होता, एआई जैसे साधन का प्रयोग न किया होता, एनसीईआरटी जैसी किताबों को पढ़ा होता, तो निश्चित तौर पर ये पेपर आपको लंबा लग सकता है, लंबा लग सकता है, लेकिन बहुत कठिन लग रहा होगा। ये सिर्फ कारण ये था क्योंकि हम लोगों का पढ़ने लिखने का तरीका एनालिटिकल अप्रोच पर नहीं था। पेपर लंबा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर थोड़ा सा टफ भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं तो एक सवाल था वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी को लेकर के। अगर आप देखिए ये स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट थे, इतने पास के स्टेटमेंट थे कि उनको ढूंढ पाना इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ना। थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी, अगर आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि संस्था कब बनी है, बंगाल में बनी है, फिर ये आगे चलकर कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होती चली गई, सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ऐसा कोई दो राय नहीं। लेकिन सोचा नहीं होगा इस तरह से आपने। जस्टिस पार्टी का जैसे एक सवाल आ गया था, पॉलिटी में तो आप देखो उठाकर सीधे सीधे उन्होंने सवाल ही ऐसे दाग दिया कि ये बताइए, है ना। अब ये जो तरीके होते हैं, मतलब वो अनुच्छेद वगैरह को लेकर सवाल आ गए थे, प्लस वो लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर आया था, इस प्रकार के बहुत सारे राज्यपाल वगैरह वाले सवाल, राष्ट्रपति वाले सवाल,
तो हमेशा ध्यान रखिए कि अब आपको सिर्फ फैक्ट शीट नहीं रटनी है, जो आमतौर पर हम लोग करते हैं। प्री की परीक्षा होने जा रही है तो फैक्ट शीट रटेंगे, बिल्कुल मत करिए। अब आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना शुरू करिए और लिखिए जरूर भाई। 30 पन्ने रोज लिखिए। विषय आप ढूंढ लीजिए, कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा लीजिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठा लीजिए, पॉलिटी से क्वेश्चन उठा लीजिए, करंट अफेयर का जो मामला चल रहा हो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तौर पर उनको उठा लीजिए, उनको डिस्कशन करिए, उन पर बातचीत करिए, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ों को जरूर लिखिए। 30 पन्ने जरूर लिखिए, कम से कम 30, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 29 नहीं होने चाहिए। तो अब आप ये करिए, ठीक है। ये करेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत और आसान होता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्या करना है, पहले काम तो एनसीईआरटी करने में बहुत ज़्यादा काम नहीं बताऊंगा। पहली किताब एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है। जब आप किताब पढ़िए तो किताब मत पढ़िए, उसमें डूब जाइए, उसमें डूब जाइए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लो अगर आप पढ़ रहे हैं लोकसभा को लेकर या संसद पढ़ रहे हैं, आप मान लिया संसद पढ़ रहे हैं, तो संसद रचना कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किन किन देशों से इसको लिया गया, इसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें डूब जाइए। कुछ देर के लिए आप मान कर चलिए कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, और जब आप राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़िए तो आप ये मान कर चलिए कि मैं राष्ट्रपति हूँ, और अगर मैं राष्ट्रपति हूँ तो मुझे क्या क्या करना है, मेरी नियुक्ति कैसे कैसे होगी, मेरे लिए कैसे कैसे चुनाव होंगे। जब तक आप डूब कर नहीं पढ़ेंगे, है ना, जब तक आप ये मान के चलिए हम तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप लोकसभा के सदस्य बन जाइए, आप विधानसभा के सदस्य बन जाइए। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो उसमें बिल्कुल बैठ जाइए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, प्रशांत महासागर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने नाव को प्रशांत महासागर में लेके पहुंच जाइए, प्रशांत महासागर में जाइए। प्रशांत महासागर को प्रशांत क्यों कहा गया, है ना, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो जब तक डूबेंगे नहीं तब तक निकलेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक डूबेंगे नहीं तब तक निकलेंगे नहीं। तो डूब कर पढ़ना है, एकदम डूब कर पढ़ना है। एक एक मतलब होता है ना गुत्थी, एक एक धागा निकाल देना है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जिस भी विषय को पढ़िए उसमें एकदम घुस जाइए। अशोक के बारे में पढ़ना है तो अशोक बनकर सोचिए, अगर मैं अशोक होता और मुझे ये करना होता तो क्या क्या करता। इस प्रकार से, जैसे अशोक का धम्म का एक सवाल आया था ना, राहुलोवाद सुद से उसकी परिभाषा ली गई है, 14वें वर्ष एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक। अब वो 14वें वर्ष में उलझ गए, बहुत सारे बच्चे उलझ गए। राहुलोवाद सुद बहुत सारे बच्चों ने सुना ही नहीं, ये कौन सी किताब है। अच्छा, कोई किताब भी रही थी, बिल्कुल सही बात है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुद से ली गई है, और जिस अधिकारी को, जिसे धम्म महामात्र कहा जाता है, उसकी नियुक्ति 12वें वर्ष की गई थी, न कि 14वें वर्ष की गई थी। तो जब तक आप अशोक बनकर नहीं बनेंगे, अशोक बनकर नहीं सोचेंगे, अकबर बनकर नहीं पढ़ेंगे, जैसे बैरम खां को लेकर आया, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी, ये स्टेटमेंट गलत है। और बहुत सारे कोचिंग वाले, मैंने देखा बहुत सारे कोचिंग वाले, हाँ ये अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, ये तो ठीक है, लेकिन वजारत के समय नहीं दी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। क्योंकि बैरम खान को खाने खाना की उपाधि हुमायूं ने दी थी, अकबर तो उनको ऑलरेडी खान बाबा कहता ही था, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। बहुत सारे कोचिंग वाले, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी, नहीं दी है, अकबर हुमायूं ने दी है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग, और ये बात मैं बताऊं, और वो इस बात का दावा कर रहे हैं, देखा ये मैंने पढ़ाया था, देखा मैंने पढ़ाया था। भैया गलत पढ़ाया था, पढ़ाया भी था तो गलत पढ़ाया था, सही कहाँ पढ़ाया है कि नहीं। इसलिए आप लोग बुक्स पर जरूर आइए, ठीक है, बुक्स पर जरूर आइए, किताब जरूर पढ़िए। और मैं आप लोगों से हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ, किताब पढ़िए। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल, सर एक किताब पढ़ लें। अरे क्यों एक किताब पढ़ लो भैया, 2 किताब पढ़ लो, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। 2 किताब पढ़ लोगे तो कोई खर्चा अलग से हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। पढ़ लो 2 किताब, अगर तीसरी किताब की ज़रूरत पड़ती तो तीसरी भी पढ़ लो भाई। बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन कम से कम 2-3 किताब का तो कंसल्ट जरूर करो ना भाई, है ना। तो आप लोग ये काम करिए, और अब आप लोग जब ये काम करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर बताऊं, जब आप अगले परीक्षा की ओर जाएंगे, जो संभवतः जून जुलाई में होगा या मई जून में होगा, तब आपको मतलब सब कुछ सही सही लगेगा, हाँ मैंने अपनी पढ़ाई की है। अब इस पेपर की मैं आपको और बात बता दूं, वो सीरियस कैंडिडेट
जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा होगा, यूपीएससी को तैयारी कर रहा होगा, सीरियस कैंडिडेट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कैंडिडेट 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैं सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। तो जो सीरियस कैंडिडेट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा कायदे के तरीके से, वो ये जरूर कहेगा कि पेपर लेंदी था, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि पेपर बहुत टफ था। वो कहेगा हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को खर्चा करने वाला था, दिमाग थोड़ा उलझाने वाला था, लेंदी था, क्योंकि इस प्रकार का जब पेपर पूछा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नहीं होने चाहिए। मैं भी इस बात को कहता हूँ, जब इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन घटा दीजिए, 100 से 120 के बीच में रखिए। ये बात अगर मैं आयोग का पेपर बनाने वाला होता, मैं आयोग का अध्यक्ष होता, मैं आयोग का सदस्य होता, तो मैं इस बात को कहता, अध्यक्ष होता तो मैं इसको लागू भी करा देता कि इस बार हम 150 सवाल नहीं करेंगे, 100 ही सवाल करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बातें होती ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, बहुत सारे बच्चों का तो पेपर छूटा भी होगा, डेफिनेट छूटा होगा, ठीक है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना होने पाए, भविष्य में ऐसा ना होने पाए, इसलिए आप लोग अपने आप को इस हिसाब से तैयारी करिए, इस हिसाब से पढ़ाई करिए कि अगर पेपर इस प्रकार से आएगा तो हम लोग अपने आप को एक शांत, संयमित, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने 21 तारीख को, 21 दिसंबर को एक वीडियो बेस्ट ऑफ लक के तौर पर दिया था। मैंने आपसे कहा था उसमें कि आप शांत दिमाग से, सौम्य दिमाग से पेपर पढ़िएगा और पेपर पढ़कर आंसर करिएगा, ठीक है। मैंने एक बार कहा था पेपर पूरा पढ़िएगा और पेपर पूरा पढ़ने के बाद आंसर करिएगा। इस पूरे लाइन में गौर करिएगा तो एक शब्द बड़ा कॉमन है, वो है पढ़ना। पढ़ना, पेपर पढ़िएगा तो किताब पढ़िएगा, किताब से ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बाहर से नहीं था, क्वेश्चन किताब से ही था। बिल्कुल कोई कह दे कि भैया आसमान से तारे तोड़ कर लेकर आए, ऐसा बिल्कुल नहीं, किताब से ही सवाल पूछा गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो हम लोग ने, आपने जब पढ़ा होगा, जैसे मैंने किताबें पढ़ी हैं तो मैं जान रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अब एग्जामिनेशन का प्रेशर एक अलग चीज़ होती है, तो पढ़िए ज़रूर, ठीक है। पढ़ने में 2 तरह की पढ़ाई होती है, एक एनालिटिकल अप्रोच जिसे लॉन्ग वे कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक लंबा रास्ते के माध्यम से पढ़ाई करिए, एक होता है शॉर्ट ट्रिक। अमूमन बच्चा शॉर्ट ट्रिक की ओर चला जाता है, शॉर्ट ट्रिक वाले रास्ते से। ध्यान रखिएगा, सफलता हमेशा एक उचित रास्ते पर चलने से मिलती है, शॉर्ट ट्रिक से सफलता कभी नहीं मिलती है। शॉर्ट ट्रिक आप तब बनाइए जब आप पूरे सिलेबस को कायदे से पढ़ चुके हों, और वही वाली बात, डूब कर पढ़ना है, डूबेंगे नहीं तो निकलेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर डूबेंगे नहीं तो निकलेंगे नहीं। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों से, अभी फ़िलहाल दिमाग उलझा होगा, परेशान हो रहे होंगे, परेशान मत होइए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब तो आपको जो करना था आपने कर दिया, आयोग को जो करना था आयोग ने कर दिया। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब आगे के लिए यही करना है कि हम लोग जो मैंने बातें बताई वो रखिएगा। अगर आयोग अगले साल कुछ बदलेगा तो इससे हल्का ही करेगा, इससे ज़्यादा टफ तो नहीं जा सकता है, इससे ज़्यादा टफ हो ही नहीं सकता है। इससे ज़्यादा अगर पेपर टफ बन गया तो फिर वो एक ही कैटेगरी का पेपर बनेगा, खुद करो या खुदा करे, ठीक है, खुद करो या खुदा करे, यानी कि वो आयोग का पेपर बनाने वाला ही सॉल्व कर पाएगा या तो फिर भगवान ही कर पाएगा, और तो बीच में कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा पेपर तो नहीं बनेगा, खुद करे या खुदा करे वाला तो नहीं बनेगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, पेपर का एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, आप अपने दिमाग में पेपर का स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को इसी तरह से करिए, शॉर्ट ट्रिक भूल जाइए। किसी का वो दावा, जैसे बहुत सारे लोग दावा नहीं करते हैं, कोई किताब मत लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही बहुत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ किताब ज़रूर लेना। अगर कोई ये कहता है कोई किताब मत लेना और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ही आएगा, उस व्यक्ति को तो पहले नमस्ते कर लेना, उस व्यक्ति को तो पहले नमस्ते कर लेना कि भैया आपसे ना पढ़ेंगे, क्योंकि आप ब्रह्मा जी हैं और हमको ब्रह्मा जी के पास नहीं जाना है, हमको इसी धरती पर रहना है, ठीक है ना। तो किताब पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनका ये दावा है, जिनका ये कहना है कि भैया जो हम बताएंगे बस उसी में से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो किताब पढ़िएगा, साथ ही साथ अब मैं आपको एक और जानकारी दूं, अब आप लोग भी थोड़ा इत्मीनान कर लो, नया साल वगैरह बना लो, और हम भी अब नए साल में आप लोगों के लिए 2025 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अब वो जो पूरे टॉपिक वाइज आपको पूरा हम शेड्यूल लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब वो एमसीक्यू वाला पैटर्न रखेंगे, वो भी रखेंगे, एमसीक्यू भी किया जाएगा,
लेकिन टॉपिक वाइज करेंगे। पहले एक टॉपिक पढ़ लेंगे, कायदे से पढ़ लेंगे, उसके डीप नॉलेज में जाकर पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो अब नए साल से अभी नहीं करेंगे। अब आप उलझ गए हैं, उलझे हुए दिमाग से थोड़ा देर बाहर निकलिए, थोड़ा इंटरवल लीजिए, थोड़ा सा गैप लीजिए, एनालिसिस करिए अपना और अपने आप के पढ़ने के तरीके का, और फिर इसके बाद तो नए वर्ष में संभवतः 2-3 तारीख से मैं वो आपको बता दूंगा कि कब से मैं अपना नया बैच आप लोगों के लिए लाऊंगा। लेकिन वो नया बैच मैं उनके लिए लेकर आऊँगा जो मेरे चैनल को यानी लक्ष्य विजय को ज्वाइन करेंगे। ये बाज़ार में, खुले बाज़ार में खुली किताब की तरह से नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ बैच उन बच्चों के लिए होगा जो सीरियस हैं, जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं और जो भविष्य में कुछ कर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बैच उनके लिए चलेगा जो बच्चे लक्ष्य विजय को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लक्ष्य विजय को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे तो हम लोग आपके लिए पूरा बैच, हिस्ट्री पॉलिटी का पूरा बैच लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको डेप्थ नॉलेज के साथ में जो एनालिटिकल अप्रोच होता है उस माध्यम से आपको बताऊंगा, चीज़ों को बताऊंगा। तो ये पब्लिक फोरम पर नहीं होगा, ये पब्लिक फोरम पर होगा लेकिन वही देख पाएगा जो बच्चा ज्वाइन करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। छुट्टी मनाइए, नया साल आने वाला है। नए साल में जिसे कहते नहीं प्लेज, प्रतिज्ञा लीजिए, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी करने वाली लीजिएगा। ये नहीं ये प्रतिज्ञा तो ली लेकिन रात में सो गए और सुबह भूल गए, वो प्रतिज्ञा मत लीजिएगा। ठीक है, तो छुट्टी मनाइए, नया साल मना लीजिए, फिर उसके बाद कहते नहीं वो लंगोटी फिर कस लीजिए। लंगोटी कस करके फिर बैठ जाएगा और फिर बैठ करके हम लोग कायदे से अपने तैयारी करेंगे। और 2025 का वर्ष खाली नहीं जाने दिया जाएगा। 2025 का वर्ष हम लोग सफलता यानी पकड़ लेंगे सफलता के साथ में। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से एक बार चलते चलते भूल जाइए जो कल किया, यानी कि 22 तारीख को जो कल आपने किया है भूल जाइए। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी 70 नंबर से ज़्यादा, 70 नंबर का मतलब 70 क्वेश्चन से ज़्यादा कर बैठा है सही, तो वो मेंस के लिए आगे बढ़ जाए। मेंस कब होगा मानकर चलिए, कोई डेट तो नहीं आई लेकिन तब भी 3 महीने तो लग ही जाएंगे, मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके अब आप लोग लग जाइए। जिनका 70 प्लस में सही है वो आगे बढ़ जाए मेंस के लिए, और जिनका उससे कम है तो फिर वो अपने प्री के लिए लग जाए, जो कि आपका मई जून में संभावित हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, और साथ ही साथ हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर दोनों की शुभकामनाएं अभी से ले लीजिएगा। नमस्कार।